नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बहुत गंभीर बीमारी जिसको सोराइसिस कहते हैं, जो बहुत बड़ा एक चर्म रोग है जिसका संबंध आपके शरीर के साथ तो है ही है, लेकिन उसका संबंध आपके मन के साथ भी है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बात करें तो इसके साथ आपका चंद्रमा भी प्रभावित होता है। अब आप कहेंगे कि शायद मैं आयुर्वेद के साथ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। आयुर्वेद का ही पार्ट एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा के साथ इस करके जोड़ा गया है क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी स्किन को रिप्रेजेंट करता है और आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। आपने कभी कभार ऐसे केसेस ज़रूर देखे होंगे जो दवाइयाँ लगातार खाए जा रहे हैं, लेकिन कभी जिस दिन उनके मन में स्ट्रेस तनाव बहुत ज़्यादा होता है तो वो चीज़ उनकी त्वचा पे दिखना शुरू हो जाती है। और कई बार जब स्किन में ये चीज़ ज़्यादा उभर के आती है तो मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ही वाइस वर्सा, चाहते ना चाहते हुए एक दूसरे के साथ अटैच है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जिन लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोराइसिस वैसे तो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कंसेप्ट है जिसे हम थोड़े समय में शायद ही कवर कर पाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जो हैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बीमारी को समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्या। अगर मैं आधुनिक साइंस की बात करूं तो आधुनिक साइंस इसके सिम्टम्स पे बात करती है कि जो हमारी सेल्स हैं उनके बनने की और डीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ शुरू हो जाती है। नॉर्मली जैसे हमारी स्किन की जो सेल्स हैं वो हफ्ते से लेके 12-13 दिन तक का प्रोसेस रहता है उनका। जैसे वो पैदा होंगी, अपना काम करेंगी, बड़ी हो जाएंगी, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पे आके मर जाएंगी। तो ये प्रोसेस 3 डेज से स्टार्ट होके 12 या 13 दिन तक रहता है। लेकिन जिन लोगों को सोराइसिस हो जाती है उनमें ये टाइम स्पैन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में 2 से 3 दिन भी हो जाता है और कुछ केसेस में 2 से 5 दिन भी हो जाता है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू होती है। इस बोलने का मतलब ये है कि सिस्टम इंटरनली अपने आप ही कंफ्यूज हो जाता है। तो आधुनिक जो साइंस है वो इस तरह से इस चीज़ को व्यक्त करती है। आयुर्वेद इस बीमारी के बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद इस बीमारी के बारे में सबसे पहले बात ये करता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई बुरी तरह के काम किए हुए हैं जिनका आपको अंदर ही अंदर गिल्ट रहता है, आप दुखी होते हो सोच के कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी को नुकसान क्यों पहुँचाया, बुरा किसी के साथ क्यों किया। जब हम ऑटोमेटिकली दिन रात गिल्ट की कॉन्शियस में जीते हैं, ऐसे लोगों को भी ये बीमारी जो है होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भी गिल्ट कैप्चर करता है आपको तो आपका मन पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जब मन इन्वॉल्व होता है तो शरीर पूरी तरह से अंदर ही अंदर दूषित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जब आप किसी दिन बहुत अच्छा आपका मन होगा, आप अच्छे मूड में होंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव है, एनर्जेटिक है, आप अच्छा फील कर रहे हैं और आपका काम करने में भी मन लग रहा है। लेकिन किसी कारण अगर आपका मन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी से बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो इस बीमारी में मन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर के अंदर जब भी स्किन जो है, सबसे पहले समझिए हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। त्वचा हमारी शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है, और जितने भी टॉक्सिन्स हमारी पूरी बॉडी में जैसे यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते हैं, स्वेटिंग के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो लास्ट में बॉडी कोशिश करती है कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको वो स्किन के थ्रू बाहर निकाल दें। तो जो भी हमारे बॉडी के ऊपर रिप्रेजेंट होता है वो एक तरह से टॉक्सिन्स हैं। शरीर आपको बताता है कि आपके शरीर के अंदर बहुत मात्रा में कूड़ा कचरा, गार्बेज हम एक साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो भरा पड़ा है, और वो उसको बाहर निकालने का रास्ता ढूंढते हैं। क्योंकि पूरी तरह से बॉडी के टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली वे से बाहर नहीं निकल पाते। और आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर तो गंदगी होती ही होती है, डिटॉक्सिफिकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मन भी नेगेटिव थॉट्स के साथ भरता है, गिल्ट कॉन्शियस के साथ भरता है। तो मन का भी शोधन करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना शरीर का शोधन करना ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स के बारे में। सबसे पहले जिन लोगों को भी ये बीमारी है उन लोगों को कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इस बीमारी में सबसे पहले रक्त खराब होता है। जब आपका रक्त दूषित होता है उसमें तीनों ही दोष जो हैं पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। बात
इम्बैलेंस हो जाता है, पित्त इम्बैलेंस हो जाता है और कफ भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। हालांकि बात सबसे लास्ट वाले सेगमेंट में आता है, सबसे पहले पित्त ओरिएंटिंग दोष रहता है ये, और उसके बाद पित्त के साथ कफ इम्बैलेंस हो जाता है। उसके साथ क्या होता है कि हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, लेकिन हम लोगों को शायद ये पूरी तरह से समझ नहीं आती। हम लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है। जब हम लोग लंबे समय तक एंटासिड्स वगैरह ऐसा कुछ लेते रहते हैं, अम्ल पित्त जिनको ज़्यादा होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आमतौर पे हर इंसान इन बीमारियों को इग्नोर ही करता है, कोई भी इनका पूरी तरह से इलाज नहीं करता। जिन लोगों को भी एसिडिटी, गैस, कब्ज़ की समस्या होती है, या पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, या भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या पेट भरा हुआ रहता है, ये सबसे पहला सेगमेंट है। दूसरे नंबर पे ये जो बीमारी है वो हमारे स्किन में दिखना शुरू हो जाती है लॉन्ग टर्म के बाद। जब ये चीज़ें चली रहती हैं और पूरी तरह से इस चीज़ का निदान नहीं हो पाता, तो हमारे स्किन में इसकी रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को अपना रक्त बिल्कुल ठीक करना है। रक्त को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को जितना भी पैक्ड वाटर है या फिर आरओ का वाटर है, ये चीज़ें सबसे पहले बंद करनी पड़ेंगी। या तो आप बॉइल्ड वाटर ले लीजिए, पानी को उबाल के रखिए, पानी को उबाल के पी लीजिए ठंडा करके। नहीं रख सकते हैं तो पानी जो है मिट्टी के घड़े में रख के पीना शुरू कीजिए। उसके साथ आपका, क्योंकि ये वाला जल जो है वो शीतल होता है नेचर में, और बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स भरे हैं उनको निकालेगा। दूसरी नंबर पे चाय और कॉफ़ी ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। चाय निकोटीन के साथ पूरी तरह से भरपूर है, और जो कॉफ़ी है वो स्टिमुलेशन देती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों का वैसे ही मन जो है वो विचलित होता है, और ऐसे लोग जब भी कॉफ़ी लेंगे तो ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको ऐसा आहार लेना है जो आपके शरीर को पूरी तरह से शांत करे। डेयरी प्रोडक्ट आपको बंद करने पड़ेंगे। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क सबसे पहले आ जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे खोया हो गया, पनीर हो गया, क्योंकि ये बहुत हैवी चीज़ें हैं, दही हो गया, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए रेकमेंड की जाती थी, आयुर्वेद रेकमेंड करता था, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने देसी अपने घर में गाय पाली होती थी, क्योंकि गाय का ह्यूमन नेचर के साथ बहुत गहरा एक संबंध है। गाय को हम लोग एज अनदर एनिमल नहीं देखते, उसको फैमिली का पार्ट देखते हैं। और गाय एक ऐसा प्राणी है इस धरती के ऊपर जो आपके इमोशंस, आपके भाव को पूरी तरह से समझती थी। तो इस करके अब जो हम दूध पीते हैं पैकेट्स का लेके, मार्केट का लेके, उसमें कम्प्लीटली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा घातक रहते हैं। और एक्सेस में प्रोटीन लेने के कारण, जैसे पनीर हो गया, कर्ड हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी मिल्क हो गया, जब हम एक्सेस में प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि इस बीमारी में ऑटोमेटिकली डाइजेशन आपका वीक रहता है, तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करने के लिए हम इसमें कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करने का कारण है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो डाइजेशन में बहुत लंबा समय लेता है। कई केसेस में तो नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो 10 दिनों से लेके 45 डेज तक का भी टाइम ले लेता है बॉडी में डाइजेस्ट होके पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए। इस करके, और उसके साथ इस नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होने का डर रहता है, क्योंकि वो सड़ना शरीर के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो वो पित्तवर्धक भी रहता है, और वैसे भी वो तामसिक फूड होता है। जो तामसिक खाना होता है वो आपके मन पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है। आप पशु प्रकृति के होते जाते हैं, आपका मन शांत नहीं रहता, विचलित रहता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। इस करके आपको खाने पे बहुत ज़्यादा वर्क करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, बासी खाना खाना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि बासी खाना आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, लेकिन आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसके साथ जितना भी बाहर का पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड आता है वो सारी चीज़ें लेना बंद कीजिए, क्योंकि वो एक तरह से डेड फूड होता है, और उसमें शुगर कंटेंट और प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जो एज अ केमिकल बॉडी में वर्क करते हैं। क्योंकि इस बीमारी में आपको एक्सटर्नल केमिकल्स को भी पूरी तरह से, एक्सटर्नल और इंटरनल केमिकल्स को पूरी तरह से अवॉइड करना रहेगा। इसके बाद
जितने भी हम क्रीम, लोशन, साबुन, शैम्पू ये चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि इस बीमारी में ये बीमारी स्किन के ऊपरी सरफेस पे आती है और उसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, आपकी स्किन ऊपर से पूरी तरह से ओपन हो जाती है। तो जब भी हम कोई केमिकल यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और लिवर को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको केमिकल्स जो है कम्प्लीटली बंद करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें डूज क्या क्या कर सकते हैं, कि ऐसी क्या चीज़ें हम करें जिसके साथ हमारी बीमारी जो है वो धीरे धीरे अपने आप स्वयं ही ठीक होना शुरू हो। सबसे पहले तो ऐसे केसेस में जिनको सोराइसिस है, आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप अगर चांदी के बर्तन में रात भर पानी रख के अगले दिन पीते हैं तो अब आपके लिए वो एज अ मिरेकल काम करेगा, क्योंकि चांदी इटसेल्फ चंद्रमा के ऊपर वर्क करता है, आपके मन की स्थिति को बेहतर करेगा, पित्त शांत करेगा और पूरी बॉडी को भी पूरी तरह से शांत करेगा, आपका माइंड पूरी तरह से स्टेबल रहेगा। या हम हर्बल वाटर भी बना सकते हैं, जैसे धनिया का पानी बना लिया हमने, या जीरे का पानी बना लिया, या सौंफ फेनल जिसको कहते हैं उसका पानी बना लिया, या सैलरी का पानी बना लिया। अगर हम ये हर्बल वाटर भी यूज़ करते हैं सारा दिन भर तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोगों को कभी भी गैस, एसिड या फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप लोगों को रहती हैं तो सबसे ज़्यादा फाइब्रस फूड जो है वो लेना शुरू कीजिए और घी का सेवन जो है वो ज़्यादा लीजिए। जब भी आप गाय का घी ज़्यादा लेंगे उसके साथ ना तो आपको गैस्ट्राइटिस होगी, ना ही आपको कॉन्स्टिपेशन होगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा एसिड्स बनेंगे, क्योंकि गाय का जो घी है वो पित्त शामक रहता है और वात शामक भी रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर सारे पूरे संसार की बात करें तो उसमें सबसे उत्तम आहार आयुर्वेद के हिसाब से गाय का घी कहा गया है। लेकिन देसी गाय का घी, जैसे गीर गाय, साहिवाल गाय, इन गायों का घी, जर्सी गाय के घी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप घी का सेवन करना शुरू करेंगे तो आपके इंटरनल बॉडी भी क्लीन रहेगी, आपकी सेलुलर लेवल तक क्लींजिंग होती है और आपकी ऑरा जो है ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे ऐसे लोगों के फेस के ऊपर ग्लो, चमक या तेज जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है। तीसरे नंबर भी बात करें तो बिल्कुल सात्विक आहार खाइए। सात्विक आहार में जैसे फल, फ्रूट, सब्जियां, सलाद, मेवे, इस तरह की सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पे ध्यान रखिए। जब भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट लेना चाहें वो सारी रात 12 से 15 घंटे भिगोए हों ठंडे पानी के बीच में। जब आप उनको सोक करके लेंगे ओवरनाइट तो उनके अंदर हल्का सा पॉइजनस कंटेंट रहता है, क्योंकि आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है नट्स के कारण, तो उनको सोक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप 12-15 घंटे उनको सोक करेंगे तो वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सोराइसिस वाले पेशेंट, अगले पॉइंट में मैं बताती हूँ कि आप लोगों के लिए सन बेदिंग एक मिरेकल की तरह वर्क करेगा। आप जब भी सुबह बाथ ले लें या विदाउट बाथ भी, आप सूरज जब निकलता है आधा घंटा कपड़े उतार के जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है स्किन की वो वाला पार्ट एक्सपोज कीजिए और सूरज के रोशनी के नीचे बैठिए। या तो सुबह सुबह उगते सूरज की धूप लीजिए या शाम को ढलते सूरज की धूप लीजिए। वो आपकी बॉडी पे एक पूरी तरह से जादू का काम करेगी, क्योंकि स्किन के सरफेस में जितने भी केमिकल्स आए होंगे, टॉक्सिन्स आए होंगे, वो सारे के सारे टॉक्सिन्स जो है मेल्ट होके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों में शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि आपको ऐसे लगेगा आपकी स्किन रेड होगी या आपका जो स्पॉट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। वो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी को जड़ से ठीक करने में विश्वास करता है, ना कि आपकी बीमारी को अंदर दबाने में। क्योंकि इतने सालों से तो आप दवा ही रहे थे, चाहे आप एक्सटर्नल क्रीम्स लगा के दबा रहे थे या आप दवाइयाँ खा के दबा रहे थे, वो आपकी बीमारी दबती है। जब भी आप इस बीमारी में मॉडर्न साइंस का सहारा लेंगे तो ये बीमारी दब जाएगी शरीर के अंदर। लेकिन जिस टाइम पे आप वो दवाइयाँ छोड़ देंगे तो वो दोबारा डबल मात्रा में जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। इसलिए सन बेदिंग आपकी बॉडी में इस बीमारी को पहले बाहर निकालेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने मन की बात की थी, चंद्रमा की बात की थी, तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें अपनी डे टू डे रूटीन में लेकर आनी है जिससे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए, स्टेबल हो जाए और आपके शरीर में चाहे आपकी बीमारी कम हो ज़्यादा हो, आपका मन बिल्कुल बैलेंस स्थिति में रहे। जब आपका माइंड पूरी तरह से बैलेंस स्टेज में आ जाएगा तो उसके बाद बॉडी पे जैसे
जैसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से 3 से 5 दिनों की स्किन की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ के अपनी नॉर्मल स्टेज में चली जाएगी। जैसे बाकी सेल्स अपना पूरा टाइम लेती हैं जनरेशन से लेके डीजनरेशन तक, तो वो एक टाइम स्पैन जो है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर का मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। बिना मन के शांत किए, मन को ट्रीट किए ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। इसके अलावा पानी का सेवन मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा करना है। डेयरी बिल्कुल बंद करनी है। डेयरी की जगह आप क्या ले सकते हैं, बादाम का दूध बना सकते हैं। रात को 10-15 बादाम भिगो दीजिए, उनको पूरी तरह से अगले दिन आप पानी डाल के ब्लेंड कर लीजिए और उसका दूध आप ले लीजिए। उसके बाद आप नारियल का दूध बना के ले सकते हैं। नारियल का दूध आपकी बीमारी में बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है। तो अब आप सोचेंगे कि आप बाथ किससे लेंगे, हेयर वॉश किससे करेंगे, हैंड वॉश किससे करेंगे, टूथब्रश किससे करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने अपने दांतों को साफ करना है, तो उसके लिए आप घर पे भी पेस्ट बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। सिर्फ आप हल्दी पाउडर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक ऐड कर लीजिए और आप सरसों का तेल ले लीजिए। उसके साथ आप अपने दांत पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। या आपके आसपास नीम, अमरूद या आम के पत्ते लगे हैं तो आप उससे भी अपने दांत पूरी तरह से साफ करके रख सकते हैं। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ नारियल का तेल लीजिए, कोकोनट वर्जिन ऑयल लीजिए 1 चम्मच, उसको मुंह में डाल के अच्छे से उसको घुमाइए और उसके साथ भी आपकी टीथ की क्लिनजिंग हो सकती है। अब आते हैं हेयर वॉश के ऊपर। हेयर वॉश आप मुल्तानी मिट्टी के साथ कर सकते हैं, या एलोवेरा जेल घर पे लगी है उसके साथ कर सकते हैं, या रीठा का पाउडर आता है मार्केट में मिलता है, या ड्राई रीठा आप अपने आप लेके पाउडर बना सकते हैं, उसके साथ भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अब नहाने के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं, आप दही के साथ नहा सकते हैं। दही के साथ नहीं नहाना चाहते, कच्चे दूध के साथ नहा सकते हैं। उसके साथ भी आपको लगता है कि वो आपके लिए आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप जो हरी मूंग होती है दाल, उसको ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए अच्छे से और फिर उसका पाउडर बना के रख लीजिए। उसके पाउडर के साथ अगर आप नहाएंगे तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली नमी जो है वो रहेगी, कोई ड्राइनेस नहीं रहेगी, कोई इचिंग नहीं रहेगी, कोई पपड़ी फट के ऐसे स्किन की निकलेगी नहीं, कोई दर्द नहीं होगी। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग के लिए क्या करें, क्योंकि आपके जितने भी जख्म हैं वो सूखे नहीं रहने चाहिए। जब भी वो सूखे रहेंगे तो आपको बहुत इचिंग होगी, दर्द होगा, खिंचावट होगी, बार बार मन ध्यान जो है आपका आपकी बीमारी के ऊपर जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है नारियल का तेल। खुद निकलवाइए। नारियल का कोई भी पैक्ड ऑयल नहीं लेना है, क्योंकि पैक्ड ऑयल जितने भी आते हैं उनमें सब में पैराबिन ऑयल जो है वो मिक्स रहता है, कुछ ना कुछ कंटेंट मिक्स रहता है। वो कहीं ना कहीं दोबारा फिर हम केमिकल ही अब्जॉर्ब करेंगे बॉडी के लिए। आप कुछ भी नारियल की गरी लेके 5-7 किलो 10 किलो जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, अपने आप अपने सामने उसको ऑयल को कोल्ड प्रेस करके निकलवा लीजिए। वो ऑयल आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ऐसे पेशेंट जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहले पित्त आपका खराब होता है। पित्त के लिए सरसों का ऑयल इसमें एडवाइज्ड नहीं किया जाता है। तो जो भी आप खाना अपने लिए पकाएं, या तो आप अपना खाना सारा देसी घी के अंदर पकाइए, गाय का देसी घी हो वो सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। नहीं पकाना चाहते हैं तो नारियल का तेल ले लीजिए या सूरजमुखी का तेल। इस बीमारी में सरसों का तेल जो है वो वर्जित किया जाता है। दूसरे और मैं अगर बात करूं तो जितना भी पैक्ड फूड है या इस तरह का जो भी खाना है, जैसे हम स्नैक्स कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, ब्रेड ले लिया, टोस्ट ले लिया या कुछ भी ले लिया, चिप्स कुरकुरे, इस तरह की सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट 70 to 80% आपको रॉ फूड के ऊपर आना पड़ेगा। रॉ फूड में आ जाता है जैसे फ्रूट्स, सूप, सैलेड, जूसेस, स्मूदीज, ड्राई फ्रूट्स सोक किए हुए, ड्राई फ्रूट्स के ही सोक्ड मिल्क बन, जब आप सोक करके रखेंगे फिर मिल्क बन जाते हैं, स्मूदीज बन जाती हैं। इस तरह की हर चीज़ आप ले सकते हैं। अनाज कम से कम खाइए, क्योंकि अनाज शरीर में पचने के लिए 8 से 16 घंटे लेता है। तो आपका शरीर अंदर से खाली होना चाहिए, सो दैट बॉडी आपकी अपने आप में काम करना शुरू करेगी। और हीलिंग जो एक बॉडी का ऑटोमेटिकली गुण होता है, वो अपने आप जितनी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करेगा और नई सेल्स को रीजनरेट करेगा। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी है वो सारी आप लोगों के लिए काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट भी बताते रहिएगा कि आपको कौन से कंटेंट के ऊपर या आपका विषय कौन सा है जिस पे आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच।